आज हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है ना, दोनों आपके सिलेबस में है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इटली और जर्मनी जो दोनों थे, दोनों जगह क्या था, अलग अलग राज्यों में विभाजित थे। और कुछ एक चीज जो दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन थी वो थी, दोनों ही देशों में या दोनों ही जो अलग अलग राज्य थे, इन दोनों ही क्षेत्रों में क्या था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ठीक है, किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो पहले हम इटली को देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जब जर्मनी करेंगे तब देखेंगे। तो इसको हम होलिस्टिकली कवर करेंगे कि जैसे इटली का जो यूनिफिकेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे सबसे पहले तो। ठीक है, किस प्रकार से यह इटली का एकीकरण है वह पूरा हुआ, कितने इसमें चरण थे, कौन से चरण में कौन कौन से प्रदेशों की प्राप्ति हुई, और अंत में जाकर के जो इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कि जब इटली एकीकृत राष्ट्र के रूप में उदय हो चुका था उसके बाद इटली की क्या नीतियां रही, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इटली जो क्षेत्र है यूरोप में है, भूमध्य सागर के तट पर। ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रारंभ से अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और सभी राज्यों के अपने अलग अलग नियम थे, कानून थे, परंपराएं थी, सब चीजें थी, प्रांतवाद की भावनाएं थी। तो इटली के एकीकरण का जो सबसे पहला प्रयास किया वो इनडायरेक्ट प्रयास था, वो था नेपोलियन के द्वारा। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था, जब वह यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रसार कर रहा था तो उसने इटली में आया, तो उसने इटली में एक समान कानून लागू किए। ठीक है ना, इटली का एक ढीला ढाला सा संघ बना दिया। ठीक है ना, उसका नेपोलियन का उद्देश्य इटली का एकीकरण करके या इटली को एक राष्ट्र के रूप में उदय करवाना या उसकी स्थापना करना नहीं था, लेकिन उसने जो नेपोलियन ने कुछ कार्य किए उससे एक बेसिक एकता इटली में स्थापित हो गई। ठीक है, तो जब उसके बाद धीरे धीरे करके इटली में एकीकरण के प्रयास किए गए। ठीक है, तो एकीकरण के प्रयास में कुछ प्रमुख चुनौतियां या समस्याएं थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली समस्या थी वो थी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। किसका प्रभुत्व? ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। जब नेपोलियन ने इटली में एक ढीला सा संघ बनाया और कुछ जो एक समान कानून वहां लागू करने के प्रयास किए, थोड़े बहुत वहां सुधार भी किए। इसके बाद क्या हुआ, जब नेपोलियन हार चुका था वाटरलू में, ठीक है, तो जब नेपोलियन ने जो भी यूरोप का नक्शा एक तरीके से बिगाड़ा था अपने युद्धों के द्वारा, तो उसको फिर से स्थापित करने के लिए वियना में कांग्रेस होती है 1814-15 में। ठीक है ना, 1814-15 में कहां पर कांग्रेस होती है? वियना में। तो वियना में क्या किया गया कि यूरोप को फिर से, जो नेपोलियन से पहले का यूरोप था, उसको स्थापित किया गया। और दूसरा, इस वियना कांग्रेस में यह प्रयास किया गया कि जो फ्रांस है, फ्रांस को अलग थलग कर दिया जाए या उसको थोड़ा सा कमजोर बना दिया जाए, क्योंकि नेपोलियन फ्रेंच था और उसी ने पूरे यूरोप में अशांति एक तरीके से फैलाई थी दूसरे देशों के खिलाफ। ठीक है, तो उसमें क्या किया, इटली के विषय में यह बात की गई कि जो उत्तरी इटली था, उस उत्तरी इटली को इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में दे दिया। ठीक है, उत्तरी इटली को क्या किया, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में दे दिया। ठीक है, फिर जो इटली का कुछ भाग था वहां पर ऑस्ट्रिया के जो हैब्सबर्ग वंश वहां शासन करता था, हैब्सबर्ग वंश। ठीक है ना, कुछ राज्यों को क्या किया, हैब्सबर्ग वंश के कंट्रोल में दे दिया, यानी इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, क्योंकि हैब्सबर्ग वंश कहां का था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, परमा का जो प्रदेश था वह नेपोलियन की एक रानी थी, दूसरी जो उसने शादी की थी, है ना, लुई, मेरी लुई, उसको दे दिया। वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट क्या था, इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। उत्तरी इटली किसको दे दिया गया? सीधा ऑस्ट्रिया को। डायरेक्ट कुछ राज्य किसको दिए गए? ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग वंश था उनको दिए गए। ठीक है, परमा का जो प्रदेश था वो किसको दिया गया? जो नेपोलियन की दूसरी रानी थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसको। ठीक है, तो इसमें पहला लिखो, इटली के एकीकरण में प्रमुख चुनौतियां, जिसमें पहला लिखो ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जो सीधे ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे, वो थे लोम्बार्डी और वेनेशिया। तो आप केवल सीधा लिख लो, एक्सप्लेन मैंने किया है। ठीक है, लिखो लोम्बार्डी एवं वेनेशिया। वेनेशिया डैश लगा के लिखो, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में, ऑस्ट्रिया के
नियंत्रण में। ठीक है, अब उन राज्यों की बात करेंगे जहां हैप्सबर्ग वंश था। ठीक है ना, वो था मोडेना एवं टस्कनी, मोडेना एवं टस्कनी, हैप्सबर्ग वंश के अधीन, हैप्सबर्ग वंश के अधीन परमा लिखो, अगला लिखो परमा, और इसमें लिखो नेपोलियन की दूसरी रानी के नियंत्रण में। और जो नेपोलियन की दूसरी रानी थी वो कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ठीक है, ठीक है, और लास्ट लिखो नेपल्स, नेपल्स। तो फ्रांस में क्या था? बुर्बो वंश था, तो बुर्बो वंश के अधीन कर दिया गया किसको? नेपल्स को। तो जो राजकुमार था उसका नाम था फर्डिनेंड फोर्थ, है ना, फर्डिनेंड चतुर्थ। तो नेपल्स किसको दिया गया? फर्डिनेंड चतुर्थ को, जो कि क्या था? फ्रांस के बुर्बो वंश का राजकुमार था। यानी कि जो इटली था, वियना कांग्रेस के बाद क्या हो गया? इटली पर जो विदेशी शक्तियां हैं, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, उसका अधिकार हो गया। तो पहली चुनौती सबसे बड़ी क्या थी? इटली के ऊपर एक विदेशी शक्ति का अधिकार था, और वो कौन थी? ऑस्ट्रिया। तो जब तक आप ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं निकाल देते, आपका एकीकरण किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता था। ठीक है, दूसरी चुनौती थी कि राष्ट्रीय एकता का भाव, क्योंकि ये क्या थे? अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, तो इनमें प्रांतवाद की भावना बड़ी प्रबल थी। ठीक है, और दूसरा, इन राज्यों पर, अलग अलग राज्यों में क्या था? अलग अलग राजाओं का शासन था। ठीक है, इनके अपने अलग अलग नियम थे, कानून थे, परंपराएं थी, और हर राज्य अपने आप को सुप्रीम समझता था दूसरे से। ठीक है, कि हर राज्य अपने आप को दूसरे राज्य की तुलना में सुपीरियर समझता था। तो जब तक ये चीजें थी, तब तक राष्ट्रीय भावना, जो राष्ट्रीय एकता है, वो स्थापित हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, जब तक प्रांतवाद की भावना प्रबल रहेगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब आप ऑलरेडी एक राष्ट्र के रूप में हो ही नहीं, तो उन स्थितियों में क्या होगा? आपको राष्ट्र के रूप में एकीकरण करना या एक यूनिफाइड नेशन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी चुनौती क्या थी? राष्ट्रीय एकता की कमी। ठीक है, लिखो सेकंड चुनौती, राष्ट्रीय एकता की कमी। ठीक है, इसमें समझ में आ गई ये चीज क्या था? प्रांतवाद की भावनाएं प्रबल थी, इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, उनके अपने अलग अलग नियम थे, कानून थे, परंपराएं थी, वहां अलग अलग राजाओं का शासन था, और हर राज्य दूसरे राज्य की तुलना में अपने को सुपीरियर समझता था। ठीक है, तो ये इनके सामने दूसरी चुनौती थी। तीसरी थी कि इटली में रोम भी स्थित है। रोम किसका स्थान, निवास स्थान है? पोप का। ठीक है, प्राचीन काल से ही पोप का निवास स्थान क्या रहा है? रोम। ठीक है, तो रोम जो है, पोप जो है, पोप इतना ज्यादा ताकतवर था उस समय में कि कोई भी राज्य, ठीक है ना, पोप के आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, उससे बचता था। ठीक है, और दूसरा, यूरोप में अधिकतर जो जनता थी वो कैथोलिक थी, और जो अधिकतर राजा भी किसको सपोर्ट करते थे? कैथोलिक। ठीक है ना, कुछ जगह प्रोटेस्टेंट धर्म भी था। ठीक है ना, या उसके बाद जो धर्म सुधार के बाद अलग अलग फ्रैक्शन आए थे, उनका भी प्रभाव था, लेकिन जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रभाव था वो किसका था? कैथोलिकों का। ठीक है, तो अधिकांश राजा कैथोलिक थे, और अधिकांश राजाओं ने कैथोलिकों को संरक्षण भी दिया था। तो पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कोई भी राजा नहीं कर सकता था। ठीक है, और पोप रोम में स्थित था। अब इटली का एकीकरण करना है, तो वो पोप को सहन नहीं था, क्योंकि इटली का एकीकरण का मतलब है रोम पर इटली का अधिकार। उससे क्या होगा? पोप की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां कम हो जाएगी, और उस अपनी कम शक्तियों को सहन करने के लिए पोप तैयार नहीं था। ठीक है, लिखो अगली चुनौती, मध्य इटली के राज्यों पर पोप का नियंत्रण। ठीक है, अब अगली चुनौती था कि सब ये चाह रहे थे, अलग अलग लोग थे, वो चाहते थे कि क्या हो? इटली का एकीकरण हो। इसके लिए जागृति भी फैलाई जा रही थी, बहुत सारे विद्वानों का भी इसमें सहयोग था। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि कोई भी एक मत नहीं थे कि इटली का एकीकरण किया जाए। सब चाहते हैं, यानी जो प्रमुख नेता वहां के थे, वो जो इस चीज को लीड कर रहे थे यूनिफिकेशन के लिए, वो चाहते थे कि इटली का क्या हो? एकीकरण हो। लेकिन किस तरीके से हो, इसके बारे में कोई भी एक मत नहीं था। अलग अलग नेता अलग अलग चाहते थे। ठीक है, इसमें लिखो अगला, इटली के एकीकरण
इटली के एकीकरण को लेकर नेता एकमत नहीं थे, एकीकरण को लेकर नेता एकमत नहीं थे, जैसे ठीक है। जो हम जब आगे यूनिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हम एक नाम पढ़ेंगे, वो है मेजिनी का। मेजिनी चाहता था कि इटली में क्या हो, गणतंत्र की स्थापना हो। किसकी स्थापना हो, गणतंत्र की। ठीक है, मेजिनी क्या चाहता था, गणतंत्र यानी रिपब्लिक की स्थापना हो। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रिंस चार्ल्स एल्बर्ट था, वो चाहता था संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। क्यों चाहता था वो, क्योंकि वह एक राजकुमार था। क्या था वो, राजकुमार था। तो उसकी कहीं ना कहीं टेंडेंसी होती है कि जो हमारा जो राजतंत्रीय शक्तियां बनी रहे, तो वो क्या चाहता था, संवैधानिक राजतंत्र चाहता था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है, ऐसा राजतंत्र जो संविधान के अनुसार चले, यानी निरंकुश शासन वहां पर नहीं हो, जो संविधान में शक्तियां हैं उन्हीं के अनुसार जो नियमों का पालन किया जाए, लेकिन जो शासन होगा वो किसका होगा, सम्राट का होगा। ठीक है, तो वो क्या चाहता था, चार्ल्स एल्बर्ट क्या चाहता था, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से एक और व्यक्ति था, जियोबर्टी। क्या नाम था उसका, जियोबर्टी, है जिसे जियोबर्टी भी कहते हैं। वह एक पादरी था। क्या था, पादरी था। तो वो चाहता था कि जो पोप है, पोप की अध्यक्षता में एक एकीकृत इटली का निर्माण हो। ठीक है, क्योंकि जैसे चार्ल्स एल्बर्ट एक राजकुमार था, तो उसने किसका समर्थन किया, संवैधानिक राजतंत्र का। तो ऐसे ही जियोबर्टी क्या था, पादरी, तो उसने क्या किया, पोप की अध्यक्षता में एक इटली का निर्माण किया जाए। ठीक है, और केवूर, जो हम आगे पढ़ेंगे, केवूर कौन था, केवूर ये चाहता था कि जो पीडमोंट सर्डिनिया राज्य था, उसका जो शासक था, उसकी अध्यक्षता में एक इटली का या एक देश का इटली का एकीकरण हो। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो ये लोग एक मत नहीं थे कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया जाए। तो इसमें लिखो, मेजिनी, आगे लिखो इसके आगे, गणतंत्र का समर्थक, गणतंत्र का समर्थक। अगला लिखो, प्रिंस चार्ल्स एल्बर्ट, प्रिंस चार्ल्स एल्बर्ट संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक। अगला लिखो, जियोबर्टी या जियोबर्टी जिसे हिंदी में लिखते हैं, जियोबर्टी पोप की अध्यक्षता में, पोप की अध्यक्षता में इटालियन संघ का समर्थक। क्या हो कि पोप की अध्यक्षता में इटली का संघ बने। और लास्ट लिखो, केवूर, केवूर पीडमोंट सर्डिनिया, पीडमोंट सर्डिनिया, पीडमोंट सर्डिनिया एक राज्य था। ठीक है, जहां का उस समय में राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड, जिसके नेतृत्व में ही क्या हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ था। वह जब इटली का एकीकरण हो गया था, नया संविधान बना था, तो वह इटली का पहला शासक या सम्राट भी बना था। ठीक है, तो केवूर क्या चाहता था, पीडमोंट सर्डिनिया के शासक के अधीन इटली का एकीकरण। ठीक है, अब किस प्रकार से किन किन फेज में कौन कौन से विचार हावी रहे और बाद में किस तरीके से इटली का एकीकरण अंततः हुआ, वो हम जब डिटेल में आगे करेंगे तब उसको देखेंगे। अगली चुनौती थी कि इटली जो था आर्थिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। इटली की जो भूमि है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, तो कृषि का जो उत्पादन था, कृषि वो लोग करते थे और अधिकांश जनता जो थी किस पे निर्भर थी, कृषि पर। लेकिन कृषि का उत्पादन बहुत कम था क्योंकि उपजाऊ भूमि नहीं थी। ठीक है, और दूसरा, उद्योग धंधे ज्यादा इटली में नहीं थे। तो इस वजह से ना आपके पास कृषि की वजह से ज्यादा पैसा आ रहा है, ना आपके पास उद्योग धंधे हैं, तो इसकी वजह से क्या है, आपकी आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हो। अब जब आर्थिक दृष्टि से आप कमजोर हो, यानी कि आपके लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो एकीकरण के लिए या कल को आपको कोई क्रांति करनी है, आंदोलन चलाने, हर चीज में पैसा चाहिए होता है।
ठीक है ना। तो इनके पास क्या था, धन का अभाव था। जो क्रांतिकारी थे उनके पास धन का काफी ज्यादा अभाव था। क्यों? क्योंकि इटली जो है आर्थिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। ठीक है, अगला लिख लो कारण, इटली का आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, तो क्या कारण थे आर्थिक पिछड़ेपन के? दो। एक तो इटली की जो भूमि थी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, इसकी वजह से उत्पादन जो है वो कम होता था। ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या था, उद्योग धंधे इटली में ज्यादा नहीं थे। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो एकीकरण के लिए आपको लड़ना किससे था? एक तो ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया से पहले किससे लड़ना था कि जो शासक वहां पर थे अलग अलग, जो कि जैसे हैब्सबर्ग वंश के शासक थे, ठीक है ना, या परमा में जो नेपोलियन की रानी थी या जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी भी थी उसका शासन था, नेपल्स में प्रिंस फर्डिनेंड फोर्थ का शासन था। तो इनसे लड़ना था। अब राज्य था आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा, लेकिन राजाओं के पास आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि आपने जनता से पैसा सारा चूस लिया है, जनता के पास पैसा नहीं है, आपके पास तो है क्योंकि आप राजा हो। ठीक है ना, तो राज्य की स्थिति कितनी भी खराब हो जाए, राजा के पास सामान्यतः हमेशा पैसा होता है। ठीक है, दूसरा, राजा के पास शक्ति भी थी, यानी एक कुशल सेना थी उनके पास। और तीसरा क्या था, इनको ऑस्ट्रिया का सपोर्ट था। तो इनकी वजह से क्या था, जो शासक वर्ग था उनके पास काफी ज्यादा शक्ति थी। कल को विद्रोह होता है या कोई क्रांति होती है तो उसका वो दमन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास असीमित साधन थे, उनके पास अच्छी सेना थी, और तीसरा, उनको ऑस्ट्रिया और कुछ मामलों में फ्रांस का भी सपोर्ट था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगली चुनौती क्या थी? आर्थिक रूप से पिछड़ापन, और दूसरा अगला इसी के साथ लिख लो, तथा शासकों के पास असीमित संसाधन, यानी उनके पास पैसा भी था, उनके पास सेना भी थी, और जरूरत पड़ने पर उनके पास क्या था, मुख्यतः ऑस्ट्रिया का सपोर्ट भी था। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या था, कोई भी विद्रोह या क्रांति होने की स्थिति में उसका आसानी से दमन किया जा सकता था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और कितने अलग अलग इसमें चरण थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखो, इटली के एकीकरण का प्रथम चरण। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण (1789) में क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जनरली ये टॉपिक ऐसा है जो जब वर्ल्ड हिस्ट्री होती है तो उसके सिलेबस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं आपके पास माइनर में 2 पेपर है वर्ल्ड हिस्ट्री के। ठीक है, यानी दो पेपर होने का मतलब है आप 2 बुक पढ़ रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री की फाइनल ईयर में, और दो बुक होने के बाद भी आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। जनरली पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, अमेरिका की जो सिविल वॉर है, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों ही आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि होना चाहिए था। तो फ्रांस में क्या हुआ कि एक जो सामाजिक संरचना थी वो इस प्रकार से थी कि समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है ना, और उन तीनों ही वर्गों में क्या था, उनकी एक तरीके से आप मानो जैसे अभी हमारे 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है ना, तो मानो तीनों वर्गों के क्या थे, अपने अपने 3 सदन थे। ठीक है, तो उन 3 सदनों में क्या होता था, कोई भी अगर आपको कानून बनाना है, ठीक है ना, तो उसमें बहुमत चाहिए होता था। तो जो तीसरा वर्ग था वो था, जहां हम एक तरीके से मान सकते हैं कृषकों, मजदूरों का, इनका ग्रुप। ठीक है, सबसे ऊपर जो फर्स्ट वर्ग था वो था पादरियों का। किसका? पादरी, जो चर्च के लोग थे। ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप था वो था जो एक तरीके से धनवान, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, मतलब जिनके पास पैसा है। ठीक है, तो अब जब बहुमत की बात आती थी किसी भी निर्णय या कोई भी कानून बनाने के लिए, तो क्या होता था, एक उस पूरे हाउस का एक वोट माना जाता था। ठीक है ना, क्या होता था, पूरे हाउस का एक वोट माना जाता था, यानी कि 3 सदन होंगे, अब कोई कानून बनाना है तो क्या होगा, 3 वोट होंगे। मतलब चीज समझ में आ गई। तो अब क्योंकि जो पहला और दूसरा वर्ग है उनके हित हमेशा आपस में एक होंगे, तीसरा वर्ग जो है किसानों का, मजदूरों का, उनके हित अलग होंगे। अब वो कुछ भी चाहे कि वो कानून नहीं बने, लेकिन क्योंकि 2 के हित एक साथ है तो क्या होगा, वो कानून
जो तीसरा जो सदन चाहता था वो नहीं हो सकता था किसी भी हालत में, ठीक है। काफी ज्यादा भेदभाव था फ्रांस में, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो किसान वर्ग था, जो मजदूरों का वर्ग था, यानी एक वर्ग ऐसा था जिसका कार्य यह था कि केवल कर देना है, उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, उसकी कोई आवाज नहीं थी, उसका एक ही काम था जीवन में, कर देना। सामंतों को कर देना, राजाओं को कर देना, फिर जो चर्च के जो पादरी है उनके अलग अलग तरीके से चीजें होती थी, वो भी अलग अलग तरीके से पैसे लेते थे। और एक वर्ग ऐसा था जिसको सारे विशेषाधिकार दिए गए थे, ठीक है ना, सारे विशेषाधिकार दिए गए थे, जिसमें मुख्यतः क्या थे, सामंत, ठीक है। तो और चर्च के पादरी, इनको सारे विशेषाधिकार थे, लेकिन इनके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था। यानी 3 सदन है, पहले में कौन बैठेगा, चर्च के पादरी, दूसरे में बैठेंगे सामंत, और तीसरे में बैठेंगे किसान मजदूर, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो सारे तीसरे वर्ग में, ठीक है। तो तीसरा वर्ग बेचारा कर दिया जा रहा है, सामंत और जो पादरी है दोनों उन करों का उपभोग कर रहे हैं और उनके सारे विशेषाधिकार है। तो इन सब कारणों को लेकर के क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, जहां उन्होंने समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता का नारा दिया। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता यानी फ्रेटर्निटी का उन्होंने नारा दिया, ठीक है। तो ये जो क्रांति है इसका पूरी दुनिया के सभी देशों में लगभग प्रभाव पड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, ठीक है, चाहे वो हम इटली की भी बात करें, चाहे हम जब हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था उसकी भी बात करें, तो सभी लोगों ने क्या था, इटली की जो फ्रांस की जो क्रांति थी उससे प्रेरणा ली थी। और जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, फ्रेटर्निटी की जो भावना थी, ये कहां से आई, फ्रेंच क्रांति से। तो जो 1789 की जो फ्रेंच क्रांति थी, तो जब उसके बारे में इटली के लोगों ने पढ़ा तो उसने क्या किया, क्योंकि जो तत्काल प्रभाव ज्यादा इटली के ऊपर फ्रांस की क्रांति का नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1789 में हो चुकी थी, उससे थोड़ी बहुत उनमें जागरूकता आई, लेकिन क्योंकि प्रांतवाद की भावना प्रबल थी। उसके बाद हमने देखा नेपोलियन ने किस प्रकार से एकीकरण किया इटली का, इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वियना कांग्रेस हुई, जिसमें फिर से किस प्रकार इटली को विभाजित कर दिया गया। लेकिन जब नए नेता थे, जो युवा नेता थे, उन्होंने क्या किया, जब फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा तो उससे उन्होंने प्रेरणा ली, और जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा था वो इनको काफी अच्छा लगा, उसका इन्होंने इटली में प्रसार भी किया, ठीक है। अगला है नेपोलियन की हम बात कर ही चुके हैं कि किस प्रकार उसने इटली के एक ढीले ढाले संघ की बात की, ठीक है ना, स्थापना की, और इटली का एक एकीकरण किया जो काफी ज्यादा सतही था, लेकिन उसको क्या किया, बाद में वियना कांग्रेस में उलट दिया गया, ठीक है। वियना कांग्रेस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। वियना कांग्रेस में क्या क्या हुआ था, नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस हुई थी, जिसमें यूरोप में शांति की पुनः स्थापना की गई, और यूरोप का जो मैप है या नक्शा है उसको वही किया गया फिर से जो नेपोलियन से पहले था, ठीक है। तो पहले चरण में जो सबसे मुख्य योगदान आएगा वो आएगा, उसको लिखो, कार्बोनरी सोसाइटी। कार्बोनरी सोसाइटी, ऑस्ट्रिया में क्या था, एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक जो था वो बहुत प्रतिक्रियावादी चांसलर था। और दूसरा, वह इटली के अंदर किसी भी प्रकार की क्रांति या उदार विचारों का प्रभाव नहीं चाहता था। तो कहीं भी अगर ऐसा उसे लगता कि अगर क्रांति होने की संभावना है या लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो वह उनको क्रूरता से दमन उनका करना हमेशा चाहता था। तो इसी के विरोध में 1820 में एक संस्था की स्थापना होती है जिसे हम कहते हैं कार्बोनरी सोसाइटी। ये क्या था, इटली में जो कोयले की खदानें थी उनमें काम करने वाले मजदूरों की जो संस्था थी, यानी उसके जो सदस्य थे मुख्य रूप से कौन थे, जो इटली की जो कोयले की खदानें थे उनमें काम करने वाले मजदूर थे, ठीक है। इसके दो उद्देश्य प्रमुख थे कार्बोनरी सोसाइटी के। पहला था इटली से विदेशी प्रभाव का समाप्त करना, ठीक है ना, जैसे ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव है या फ्रांस का फर्डिनेंड है फोर्थ, उसका जो प्रभाव है उसको समाप्त करना। दूसरा, इटली को स्वतंत्र करना, ठीक है ना। इसके दो, यानी वैधानिक स्वतंत्रता की इटली में स्थापना करना। तो कार्बोनरी सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य दो क्या थे, इटली से विदेशी प्रभुत्व की समाप्ति, और दूसरा क्या था, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना। और कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1820 में। और किसने की, जो इसके सदस्य थे मुख्य रूप से कौन थे, इटली के कोयले की खदानों में कार्य करने वाले जो मजदूर थे वो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां करना गुप्त रूप से, ठीक है ना, गुप्त रूप से प्रारंभ किया। और इनकी प्रेरणा से इटली में 3 जगह विद्रोह हुए, नेपल्स में, पीडमोंट सर्डिनिया में, और तीसरा हुआ लोम्बार्डी में, ठीक है। कितने विद्रोह हुए,
3 जगह, ठीक है। तो इसमें लिखो कार्बोनरी सोसाइटी की प्रेरणा से इटली में नेपल्स, पीडमोंट तथा लोम्बार्डी में विद्रोह हुए नेपल्स, पीडमोंट तथा लोम्बार्डी ठीक है। नेपल्स में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1820 में, स्पेन में क्रांति हुई थी। उसके प्रभाव में आकर के जो पहली क्रांति इटली में कहाँ हुई, नेपल्स में, ठीक है। नेपल्स का शासक कौन था, राजकुमार या प्रिंस फर्डिनेंड फोर्थ, है ना, फर्डिनेंड चतुर्थ। तो उसके खिलाफ क्या है, स्पेन की क्रांति से प्रेरित होकर क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि नेपल्स में संविधान की स्थापना हो। जब वियना कांग्रेस हुई थी तो इसने क्या किया था, फर्डिनेंड फोर्थ ने एक शपथ ली थी कि मैं क्या करूंगा, संविधान के नियमों की पालन करूंगा या संविधान के अनुसार शासन करूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये एक निरंकुश शासन के रूप में शासन करने लगा और जो संविधान है उसको रद्द कर दिया। तो नेपल्स में विद्रोह हुआ 1820 में स्पेन की क्रांति से प्रेरित होने के बाद। तो इसको बाध्य होकर फर्डिनेंड फोर्थ को क्या करना पड़ा, फिर से संविधान लागू करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें लिखो नेपल्स का विद्रोह, ठीक है। इसमें सीधा शॉर्ट में लिख लो, प्रिंस फर्डिनेंड फोर्थ को, प्रिंस फर्डिनेंड चतुर्थ को पुनः संविधान लागू करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो विद्रोह था किससे प्रेरित था, स्पेन की क्रांति हुई थी 1820 में, उससे प्रेरित था, ठीक है। अगला लिखो पीडमोंट में विद्रोह, तो 1821 में क्या हुआ, पीडमोंट में विद्रोह हुआ। पीडमोंट का उस समय शासक था विक्टर इमैनुअल प्रथम, ठीक है ना, यानी जिस विक्टर इमैनुअल सेकंड की हम बात कर रहे थे उससे पहले एक शासक था, कौन था, विक्टर इमैनुअल प्रथम। तो ये जो विद्रोह हुआ या क्रांति हुई, इसमें ये लोग क्या चाहते थे, यानी क्रांतिकारी लोग क्या चाहते थे कि विक्टर इमैनुअल प्रथम जो है वो 2 काम करे। पहला तो क्या करे, पीडमोंट में एक संविधान की घोषणा करे और संविधान के अनुसार शासन चलाए। दूसरा क्या करे कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करे, ठीक है ना। इनकी क्या 2 मांगे थी, पहली तो संविधान लागू करे और दूसरी क्या थी, विक्टर इमैनुअल प्रथम ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करे। तो इन 2 बातों को लेकर के क्या हुआ, पीडमोंट में क्रांति हुई, ठीक है। इसमें लिखो क्रांतिकारियों के 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला लिखो संविधान की घोषणा करवाना और सेकंड लिखो विक्टर इमैनुअल प्रथम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करे। तो इसके बाद क्या हुआ, जब स्थिति अपने नियंत्रण से बाहर हो गई तो विक्टर इमैनुअल जो प्रथम था, फर्स्ट था, उसने क्या किया, अपने सिंहासन का त्याग कर दिया, ठीक है। क्योंकि जो स्थिति थी, जो विद्रोह थे या क्रांति जो थी वह उसके कंट्रोल से अब बाहर जा चुकी थी, उस पर वह नियंत्रण नहीं रख सकता था। अब लास्ट लिख लो लेम्बोर्डी विद्रोह, ठीक है। इसे लेम्बोर्डी या लोम्बार्डी भी बोलते हैं। तो वियना कांग्रेस में क्या था, लोम्बार्डी और वेनेशिया दोनों किसको दिए थे, ऑस्ट्रिया को। तो लोम्बार्डी में क्या था, विद्रोह हो गया और लोम्बार्डी में जब विद्रोह हुआ तो मेटरनिक ने अपनी सेना भेज दी और इसका बुरी तरीके से जो है दमन कर दिया, ठीक है, क्योंकि यह ऑस्ट्रिया के डायरेक्ट कंट्रोल में था। इसमें लिखो लोम्बार्डी में हुए विद्रोह को मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है, को मेटरनिक ने
सेना भेजकर कुचल दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे किस प्रकार से 1830 की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, उसने इटली के एकीकरण को प्रभावित किया और उसके बाद मेजिनी का क्या योगदान रहा और इटली के बाकी आगे के जो चरण है